एवरीवन। आज हम BLI 224 ICT फंडामेंटल्स ब्लॉक 2 मिडलवेयर टेक्नोलॉजीज यूनिट 7 मल्टीमीडिया। आइए अब डिस्कस करते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इसमें। मल्टीमीडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ मीडिया, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर मल्टीमीडिया सिस्टम, कॉम्पोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम्स, प्रिंट वर्सेस मल्टीमीडिया, मेजर एरियाज ऑफ मल्टीमीडिया यूज, advances in technology, hardwares in multimedia systems, software in multimedia systems, information collections in multimedia systems, storyboard for multimedia systems, processing in multimedia systems, storing and retrieving multimedia system, issues related to multimedia systems, career paths in multimedia system। तो ये कुछ टॉपिक थे जो हमें इस चैप्टर में डिटेल में देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो आइए अब हम अपना सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या होता है उसको डिटेल में देखते हैं। A multimedia system is a system which combine different type of media such as text, web pages, hyperlink, audio, video and graphics। मल्टीमीडिया एक ऐसा सिस्टम होता है जो कंबाइन हो जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया जिसमें कंबाइन हो जाते हैं। उसके अंदर टेक्स्ट भी शामिल होते हैं, वेब पेजेस भी होते हैं, हाइपरलिंक भी होते हैं, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स सब इसके अंदर शामिल होते हैं। इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, हम कह सकते हैं। इन सब से मिलकर क्या बनता है, एक मल्टीमीडिया बनता है। द यूज ऑफ मल्टीमीडिया गिव्स द यूजर अ मोर फुल एक्सपीरियंस देन अ सिंगल मीडिया सच एज टेक्स्ट। कहने का मतलब अगर हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। एक सिंगल जो यूज़र होता है वो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस गेन करेगा। अगर सिर्फ टेक्स्ट के मुताबिक हो गया या सिर्फ हम कोई भी ऑडियो सुने तो सबका कॉम्बिनेशन होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम। मल्टीमीडिया सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, एक एक करके हम पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मल्टीपल मीडिया। मल्टीमीडिया सिस्टम में डिफरेंट, मैंने अभी पहले आपको बताया, कॉम्बिनेशन होता है सबका, तो उसमें टेक्स्ट भी होता है, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, हाइपरलिंक सबका कॉम्बिनेशन होता है, तो इसमें मल्टीपल मीडिया शामिल होते हैं। तो पहले इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टोरेज डिवाइस। मल्टीमीडिया ऑल्सो रेफर्स टू द कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस। मल्टीमीडिया एक तरीके से हम कह सकते हैं कंप्यूटर डाटा का स्टोरेज डिवाइस है, स्पेशली किस केस में, जब वो मल्टीमीडिया कंटेंट को स्टोर करके रखता है। ठीक है। थर्ड हमारा आता है कंट्रोलिंग। कहने का मतलब किसी भी आपने एनिमेशन मूवी देखी होगी, कोई भी एनिमेशन मूवी देखी हो, उसमें आपके ग्राफिक्स परफेक्ट होने चाहिए, टेक्स्ट परफेक्ट होना चाहिए, सही टाइम पे ऑडियो होना चाहिए, सही टाइम पे आपके बैकग्राउंड होना चाहिए, सब कुछ सही परफेक्ट टाइम पे होना चाहिए। तो उसी को कहते हैं हम कंट्रोलिंग। तो मल्टीमीडिया सिस्टम में कंट्रोलिंग भी बहुत ज़रूरी है। अब हम फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन। मल्टीमीडिया एक तरीके से जो भी शो होने वाला है, कोई भी वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन जो भी चलने वाली है, वो सब किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा, हम कह सकते हैं डिजिटली रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो मल्टीमीडिया सिस्टम की क्या खूबी बताई गई है, ये डिजिटल रिप्रेजेंटेशन करता है, डिजिटल ही दिखाया जाता है। अब हम फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा इंटीग्रेटेड, तो वो इंटीग्रेटेड होता है। ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मीडिया। टाइप्स ऑफ मीडिया कहने का मतलब ये है कि मल्टीमीडिया में कितने टाइप्स के मीडिया इस्तेमाल होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके वो देखते हैं। द फॉलोइंग्स आर द मेन टाइप ऑफ, आएगा यहाँ पे, मैंने इफ लिख दिया है, इसको यहाँ पे ऑफ कर देना आप। ठीक है, OF, ऑफ। ठीक है, मीडिया। कौन कौन से टेक्स्ट होते हैं, कौन कौन से इसमें मीडिया होते हैं। तो पहला होता है हमारा इसमें टेक्स्ट, नंबर्स, हाइपरलिंक, ठीक है, ऑडियो, इमेजेस। इमेजेस ग्राफिक्स में 2 टाइप्स के होते हैं, बिट मैप्ड ग्राफिक्स और पिक्सेलेशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है वेक्टर ग्राफिक्स, एनिमेशंस एंड वीडियो। तो ये कुछ टाइप्स थे मल्टीमीडिया के। मल्टीमीडिया के अंदर जो मीडियाज होते हैं उसके कुछ टाइप्स थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर मल्टीमीडिया सिस्टम्स। मतलब इसमें कितनी रैम होती है, कितनी स्पीड होती है, क्या क्या स्टोरेज होती है, उसके बारे में हम डिटेल में हम देखने वाले हैं मल्टीमीडिया के अंदर। मल्टीमीडिया सिस्टम के अंदर रैम जो होती है वो 1 GB की होती है, मिनिमम है ये। ठीक है। अभी जितना भी मैं आपको बताने वाली हूँ मिनिमम बताने वाली हूँ। स्पीड इसमें होती है 1 GHz। और अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो ये काम के ऊपर डिपेंड करता है, वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हो, कितना इस्तेमाल करते हो। आप इतना मान लो कि 10 GB तक का आप मान सकते हैं, अवेलेबल होना चाहिए स्पेस।
ये जितना भी मैंने आपको बताया है ये आपको मैंने मिनिमम बताया है, ठीक है। अगर आप ग्राफिक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हो, हायर लेवल के लिए इस्तेमाल करते हो, एडवांस लेवल के लिए, तो आपका इसका डबल होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम। मल्टीमीडिया सिस्टम के कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो एक एक करके देखने वाले हैं हम डिटेल में। सबसे पहला हमारा आता है कैप्चर डिवाइसेस। कैप्चर डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं, जैसे वीडियो कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर, ठीक है, ऑडियो, माइक्रोफोन्स, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, ग्राफिक्स टैबलेट्स, तो ये सारे क्या है, कैप्चरिंग डिवाइस है। सेकेंड नंबर पे हमारा आता है स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं मल्टीमीडिया के अंदर, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी रोम्स, डीवीडी रोम्स एक्सेट्रा। ओके। थर्ड हमारा आता है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे लोकल नेटवर्क्स, इंट्रा नेटवर्क्स, इंटरनेट, मल्टीमीडिया और अदर स्पेशल हाई स्पीड नेटवर्क्स। तो ये सारे कम्युनिकेशंस नेटवर्क थे। ओके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कंप्यूटर सिस्टम। कौन कौन से कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल होते हैं मल्टीमीडिया में, मल्टीमीडिया सिस्टम में, जैसे मल्टीमीडिया डेस्कटॉप मशीन्स, वर्क स्टेशंस एक्सेट्रा। लास्ट हमारा कॉम्पोनेंट आता है डिस्प्ले डिवाइसेस। इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे सीडी क्वालिटी स्पीकर्स होते हैं, एचडी टीवी होते हैं और कलर प्रिंटर्स कह सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल थे डिस्प्ले डिवाइसेस के। तो ये हमने पढ़ा था कॉम्पोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम। कहने का मतलब मल्टीमीडिया सिस्टम में कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड होता है मल्टीमीडिया के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रिंट वर्सेस मल्टीमीडिया। तो इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया और प्रिंट में क्या डिफरेंस होता है वो देखने वाले डिटेल में। तो इसको मैंने 3 पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट कॉलम में मैंने उसके बेसिस लिखे हैं कि किस बेसिस पे उसको डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। सेकेंड में मैंने लिखा है प्रिंट के पॉइंट्स देखेंगे हम। देन लास्ट वाला हमारा कॉलम आ जाता है मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया के कॉलम्स में उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट हमारा बेसिस आता है मोड्स ऑफ डिस्प्ले। प्रिंट का पहला पॉइंट देखते हैं। प्रिंट मीडिया इज लिमिटेड टू हार्ड कॉपी सच एज बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड पोस्टर्स। कहने का मतलब कि ये हार्ड कॉपी में होता है, जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन और पोस्टर। अब हम मल्टीमीडिया का पॉइंट देखते हैं। मल्टीमीडिया कैन बी यूज्ड ऑन द कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, पीसी, टीवी, कॉम्बिनेशंस एंड अ होस्ट ऑफ अदर डाइवर्स एप्लीकेशन। तो मल्टीमीडिया के अंदर क्या क्या इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन का कर सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर का कर सकते हैं, टीवी का कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे मल्टीमीडिया के। तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये डिजिटली है, ठीक है। और प्रिंट की बात करें तो एक तरीके से ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड चला आ रहा है, जो हमारे पेपर पेन वाला है। ओके, बुक के फॉर्मेट में होगा, हार्ड कॉपी होगी। अब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, नेचर। डायनेमिक नेचर ऑफ मल्टीमीडिया लिखा हुआ था, उसको अवॉइड करिएगा, इसका सिर्फ बेसिस होगा नेचर। ओके, तो अब प्रिंट का नेचर देखते हैं हम। वंस अ बुक इज पब्लिश इट कैन नॉट चेंज, इट इज स्टैटिक। अगर एक बार बुक छप जाती है तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, बाद में ही चेंज होता है, बाद में पब्लिश होगी फिर चेंज होगा, वो अलग बात है। लेकिन एक बार बुक अगर छप गई है, पब्लिश हो चुकी है, ठीक है, तो प्रिंट हो चुकी है, छप चुकी है, पब्लिश हो चुकी है, तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर मैं मल्टीमीडिया की बात करूं, एन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया प्रोडक्ट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन एक्शंस टेकन बाय बोथ द ऑथर एंड बाय द यूजर। कहने का मतलब इसमें चेंज होने के चांसेस होते हैं। मल्टीमीडिया में हम चेंज कर सकते हैं, ये डिपेंड किस पे डिपेंड करता है, एक्शन पे, किस किस के, डिपेंडिंग ऑन द एक्शंस टेकन बाय द बोथ, कौन कौन से, ऑथर और हम कह सकते हैं यूजर। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के बेसिस पे देखते हैं प्रिंट का। इन मैनी रेफरेंस बुक्स इंडेक्सेस आर ऑलवेज वेरी सेलेक्टिव। अगर हम प्रिंट वर्जन की बात करें, प्रिंट की बात करें, तो इसका जो इंडेक्सेस होता है बहुत सेलेक्टिव होता है। रेफरेंस बुक में, बहुत सारे बुक्स में, रेफरेंस बुक में देखा जाता है कि जो इंडेक्सेस होता है वो काफ़ी सेलेक्टिव होता है। अगर मैं मल्टीमीडिया की बात करूं, एन इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया प्रोडक्ट कैन इंडेक्स एवरी ऑकरेंस ऑफ एवरी वर्ड। कहने का मतलब कि हमारा हर एक वर्ड एक तरीके से इंडेक्स की तरह काम करता है। ओके, मल्टीमीडिया में अगर देखें तो। अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा ईज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ईज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे देखते हैं क्या डिफरेंस है इसमें। प्रिंट मीडिया विच रिक्वायर्ड प्रिंटिंग प्रेसेस, इंक, पेपर, a willing publisher, distributor networks in stores, advertising to sell
sell staff to sell the book, and a whole lot of money to cover all these costs. कहने का मतलब इसमें पैसे की ज़रूरत होती है, ज़्यादा बहुत पैसे की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसमें प्रिंटिंग प्रेस की ज़रूरत होगी, इंक की ज़रूरत होगी, पेपर की ज़रूरत होगी, तो बहुत से चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर हम प्रिंट की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अब हम बात करेंगे मल्टीमीडिया की। मल्टीमीडिया जस्ट रिक्वायर्ड अ कंप्यूटर, अ पर्सन टू क्रिएट द मटेरियल एंड अ डिस्ट्रीब्यूशन मीडिया, वेदर दैट बी ओवर द इंटरनेट, डिस्क और अ कॉम्बिनेशन। इसमें एक कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, एक पर्सन जो उस मटेरियल को क्रिएट करे, हम कह सकते हैं इंटरनेट की ज़रूरत है हमें, और या डिस्क की ज़रूरत है, या तो दोनों की ही ज़रूरत होती है। ठीक है, इतने से हो जाएगा मल्टीमीडिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की काम। अब हम देखेंगे कि अथॉरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट के बेसिस पे प्रिंट और मल्टीमीडिया में क्या डिफरेंस होता है, उसको देखते हैं। मोस्ट बुक्स विल हैव मैनी पीपल हु रीड थ्रू द मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड चेक रिसोर्सेज। प्रिंट वर्जन के अकॉर्डिंग, प्रिंट वर्जन के में इसका क्रॉस चेक होता है। इजी लैंग्वेज में बताऊं तो क्रॉस चेक होता है, काफ़ी लोग उसे चेक करते हैं, उसके बाद ही पब्लिश होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं मल्टीमीडिया की बात करूं, अब वेबसाइट मे हैव मैनी लिटिल चेकिंग एंड एडिटिंग बाय थर्ड पर्सन। इसमें कोई भी आके चेंजेस कर सकता है, तो इसमें थोड़ा रिस्क होता है। कहने का मतलब कि बहुत कम चेक होता है, कोई भी एडिटिंग कर सकता है थर्ड पार्टी, इसलिए रिस्क होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मेजर एरियाज ऑफ मल्टीमीडिया यूज़। कहने का मतलब है कि मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कौन कौन से एरिया में होता है, उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं, एक एक पॉइंट। हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है मल्टीमीडिया इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मल्टीमीडिया का इस्तेमाल एजुकेशन और ट्रेनिंग में होता है। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन समझते हैं। इसमें क्या है कि जो रीडर रैबिट करके एक सीरीज़ है, जो एक एजुकेशनल मल्टीमीडिया प्रोग्राम है, एक तरीके से ये रीडिंग स्किल्स को डेवलप करता है। इसमें चाहे स्कूल स्टूडेंट हो, टीचर्स हो, पेरेंट हो, सिबलिंग्स हो, सभी लोग उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं यूज़र डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है एक्टिविटीज़ को, वो मेन्यू में से चूज़ कर सकता है। इसमें डाटा कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, इसमें टेक्स्ट होता है, इमेजेस होते हैं, वीडियोस कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसके अंदर शामिल होते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रिक्वायर्ड है मल्टीमीडिया कंप्यूटर का, किसके साथ, सीडी रोम के साथ। सफिशिएंट रैम होनी चाहिए, प्रोसेसिंग स्पीड होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है लेजर एंड एंटरटेनमेंट। मतलब कि हम एंटरटेनमेंट और लेजर के पर्पज़ से भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं मल्टीमीडिया का। जैसे हम 3D गेम खेल सकते हैं, एडवेंचरस गेम खेल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इंफॉर्मेशन कियोस्क। कहने का मतलब है कि मल्टीमीडिया का इस्तेमाल एक तरीके से मल्टीमीडिया गाइडेंस करने का भी काम कर रहा है। यूज टू प्रोवाइड गाइडेंस, किसके थ्रू, हम कह सकते हैं यूज थ्रू द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर्स इन लोकेशंस। कौन कौन से लोकेशंस में हम कह सकते हैं, म्यूजियम, एयरपोर्ट, लाइब्रेरीज, ये कुछ जगह है। इंफॉर्मेशन सेंटर कहूँ या कियोस्क, दोनों एक ही है एक तरीके से। ये अलाउ करता है यूज़र को कि सर्च कर सके स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अपने लैंग्वेज में, जो उसका ज़रूरी है। ठीक है, उसे किसी स्ट्रेंजर की ज़रूरत नहीं होगी, किसी स्ट्रेंजर से जाके पता करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सर्च कर सकता है। ओके, जैसे हम उसमें लोकेशन डिटेल चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, अराइवल, डिपार्चर, ये ओपनिंग क्लोजिंग टाइम्स, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकता है, ले सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वर्चुअल रियलिटी एंड स्टिमुलेशन। इसमें क्या होता है, आप लोगों ने वर्चुअल रियलिटी गेम्स खेली होगी, रेसिंग कार एक तरीके से, उसमें रियल लाइफ एक तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, वर्चुअली हम एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो एक उसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। द मेन कैटेगरीज आर एज फॉलो। इसका पहला पॉइंट, स्टोरेज कैपेसिटी। मल्टीमीडिया में एक तरीके से स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है, हम कह सकते हैं, इसलिए हम काफ़ी सारे डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं, सीडी रोम्स का, डीवीडी का हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। अगर हम उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी तो उसको यूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फायर वायर। फायर वायर इज़ एसेंशियली अ न्यू वे टू connect different pieces of equipment such as digital videos and hard drives so they can share information rapidly and easily.
फायरवेयर एक नया तरीका है जिसे हम कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट पीसेस ऑफ इक्विपमेंट को, जैसे हम कह सकते हैं जैसे डिजिटल वीडियोस एंड हार्ड ड्राइव्स की बात कर सकते हैं, जिससे कि इंफॉर्मेशन को जल्दी से और इजी तरीके से इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनली हम कह सकते हैं कि एप्पल ने क्रिएट किया था 1995 में एंड विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ IEEE 13994। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इंटरनेट बैंडविड्थ। जो कम्युनिकेशन स्पीड, जिसे हम बैंडविड्थ भी कह सकते हैं, उसमें जो इम्प्रूवमेंट होता है टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा, जिसमें केबल्स का इस्तेमाल हो रहा है, ADSL का इस्तेमाल हो रहा है, सैटेलाइट का इस्तेमाल हो रहा है, जो प्रेजेंट करते हैं मल्टीमीडिया कंटेंट को। ठीक है, हम कह सकते हैं जो इंटरनेट के द्वारा आ रहा है, इसमें जो डाउनलोड की स्पीड है वो इंक्रीज़ हो रही है। हम कह सकते हैं दैट यूज टू फ्रस्ट्रेट, जो फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं मैनी इंटरनेट यूज़र को, जो पर्टिकुलरली एक पेज में ग्राफिक्स होते हैं, साउंड्स होते हैं, वीडियो होते हैं, कंप्रेशंस एंड एनिमेशंस, कुछ टेक्नोलॉजीज है जैसे MP3, क्विक टाइम, फ्लैश। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए हैं, ओके, जो कि इन्हांस करते हैं इंटरेक्टिव नेचर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हार्डवेयर इन मल्टीमीडिया सिस्टम्स। मल्टीमीडिया सिस्टम्स में कौन कौन से हार्डवेयर का इस्तेमाल होता है वो देखने वाले डिटेल में। अ वेराइटी ऑफ हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एंड डिस्प्ले द मल्टीमीडिया एप्लीकेशन दैट आर करेंटली अवेलेबल इंक्लूडिंग। कहने का मतलब कौन कौन से हार्डवेयर का इस्तेमाल होता है उसको क्रिएट करने के लिए, मल्टीमीडिया को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से शामिल होते हैं उसको हम देखने वाले हैं। फर्स्ट आता है डिस्प्ले डिवाइसेस, सेकेंड है कैथोड्स रे ट्यूब्स, फ्लैट पैनल्स, जिस 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आता है टच स्क्रीन और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD स्क्रीन का इस्तेमाल होता है। प्रोजेक्शन डिवाइसेस, स्पीकर्स एंड साउंड, MIDI मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इन सब से मिलकर एक तरीके से मल्टीमीडिया सिस्टम बनता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सॉफ्टवेयर इन मल्टीमीडिया सिस्टम्स। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। पहला टॉपिक है प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन। इसको डिटेल में पॉइंट्स देखते हैं। Computer generated presentations are quickly replaced the more traditional paper and slide based approach. Presentation software uses graphics and data information from other software tools to communicate and make presentation of data to others. Modern presentation software packages provide facility to create presentations that may be viewed using a standard monitor or data projector for a large group, hard copies of slides and transparent hard copies and paper handouts. This type of software including packages such as Microsoft PowerPoint and Claris AppleWorks can incorporate text, numbers, images, audio, animations and video and allow relatively fast generations of a series of linked screen. इस पूरे पैराग्राफ का कहने का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर जनरेटेड प्रेजेंटेशंस होती है वो ट्रेडिशनल पेपर से हम जो प्रेजेंटेशन दिया करते थे उससे ज़्यादा उसको रिप्लेस कर दिया गया, उससे ज़्यादा बेटर माना जाने लगा है। ठीक है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में हम ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, इंफॉर्मेशन को और डाटा को स्टोर करके रखते हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए और प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, प्रेजेंटेशन डाटा दिखाने के लिए अदर्स को। मॉडर्न प्रेजेंटेशन पैकेजेस में प्रोवाइड किए जाते हैं काफ़ी सारे चीज़, जैसे कि हम कह सकते हैं मॉनिटर, डाटा प्रोजेक्टर, मतलब एक तरीके से लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को दिखा सकते हैं, ग्रुप को दिखा सकते हैं। ठीक है, स्लाइड्स दिखा सकते हैं। तो ये एक तरीके से है। अगर मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक एग्जांपल लूँ तो इसमें एक तरीके से आपको नंबर्स पे मिल जाएंगे, इमेजेस में मिल जाएंगे, ऑडियो, एनिमेशंस, वीडियो, हम सबका इस्तेमाल करके एक प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसका डिटेल देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम used for a specific task. Programs such as Microsoft Word used to produce word processing document and Adobe Photoshop used to generate complicated graphics images can be used to generate content that can be incorporated into a multimedia project. A wide variety of specific software is available to generate and edit a various part of the multimedia project such as video, sound grabs, images and animations. The word processing software even allow the direct importance of video and sound, video और sound. इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो इस्तेमाल होता है एक स्पेसिफिक टास्क में। ठीक है,
अगर मैं एक प्रोग्राम लूँ, जैसे कि मैं एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ले लेती हूँ जो इस्तेमाल होता है प्रोड्यूस करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट को, ठीक है। अगर मैं एडोब फोटोशॉप की बात करूँ तो ये जनरेट किया जाता है, एक कॉम्प्लिकेटेड ग्राफिक इमेजेस को जनरेट करता है जो इस्तेमाल होते हैं, जनरेट किए जाते हैं कंटेंट। जो काफ़ी सारी वाइड वैरायटी है एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की जो अवेलेबल होती है, किस लिए अवेलेबल होती है, जिससे हम जनरेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं वेरियस पार्ट ऑफ द मल्टीमीडिया, ठीक है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स में काफ़ी सारी चीज़ को हम जनरेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जैसे कुछ वीडियोस को, कुछ साउंड को, कुछ इमेजेस को, कुछ एनिमेशंस को हम चेंजेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ऑथरिंग सॉफ्टवेयर। अभी क्या होता है उसके डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मल्टीमीडिया ऑथरिंग पैकेजेस आर डिज़ाइन टू बी रिलेटिवली क्विक टू यूज़। ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जल्दी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दीज टाइप ऑफ मल्टीमीडिया टूल्स आर कॉल्ड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स और RAD टूल्स। इस टाइप के मल्टीमीडिया टूल्स को हम क्या बोलते हैं, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स कहते हैं, या तो हम इसे कह सकते हैं शॉर्ट में क्या कहेंगे, RAD टूल्स कहते हैं। Authoring software allow the user to sequence and the time occurrence of events, determining which graphics, sounds, text and video files are to be utilized at any given point in the final product. The software also allow the creator to determine the level of user interaction. Authoring software जो यूज़र को अलाउ करते हैं कि किस सीक्वेंस में लगा सकते हैं और किस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे किस टाइम पे वो ग्राफिक्स का इस्तेमाल होगा, कब साउंड आएगा, कब टेक्स्ट का इस्तेमाल होगा, किस सीक्वेंस में लगाया जाएगा, किस स्लाइड्स में सीक्वेंस में होगी। तो इस तरीके से उसको यूज़र को अलाउ करता है ऑथरिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ये भी अलाउ करता है क्रिएटर को कि वो लेवल ऑफ एक डिटरमाइन कर सके द लेवल ऑफ यूज़र इंटरेक्शन, ठीक है, उसका लेवल कितना है, यूज़र इंटरेक्शन का लेवल कितना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एनिमेशन सॉफ्टवेयर। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को डिज़ाइन किया गया है एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए। इससे हमारा जो बर्डन होता है एक तरीके से इजी हो जाता है एनिमेशंस बनाने के लिए, ठीक है। सिंपल एनिमेशंस करने के लिए भी हमें काफ़ी सारे फ्रेम्स होते हैं, 100 ऑफ सेल्स का इस्तेमाल करना होता है, ड्राइंग का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो उसको ईजी करने के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स डेवलप किए गए हैं, डिज़ाइन किए गए हैं। हर एक प्रोग्राम की हम कह सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ होती है और काफ़ी सारे वीकनेस होती है। काफ़ी सारे टूल्स, मेजॉरिटी ऑफ टूल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उसमें एनिमेशंस बनाने के लिए। काफ़ी डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, ठीक है। अगर मैं कुछ एनिमेशन सॉफ्टवेयर का नाम बताऊं तो जैसे फ्लैश हो गया, डायरेक्टर हो गया, 3D मैक्स हो गया, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वेब ब्राउजर्स एंड वेब एडिटर्स, ठीक है। अब ये क्या होता है वो देखते हैं। वेब ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन को देखने के लिए नेट पर, जबकि एडिटर्स का इस्तेमाल कब होता है, वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। काफ़ी सारे वेब ब्राउजर्स हैं लेकिन दो कॉमन हैं, जिसमें से माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेट स्पेस नेविगेटर। एडिटर्स वेब पेज को क्रिएट करते हैं, ये काफ़ी चीज़ इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट के लिए, जैसे कि हम नोटपैड मान सकते हैं, BB एडिट मान सकते हैं। BB एडिट से लेके WYSI सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ड्रीम वीवर है, फ्रंट पेजेस हैं, ठीक है। ये काफ़ी सारी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जो www में लिखा जाता है पेजेस, वो किस में लिखा जाता है, HTML में लिखा जाता है। यहाँ पर मैंने WYG का फुल फॉर्म होता है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंफॉर्मेशन कलेक्शन इन मल्टीमीडिया सिस्टम्स, ठीक है। अब इसका डिटेल देखते हैं। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स जनरली रिक्वायर्ड द डिजिटाइजेशन ऑफ डाटा प्रेजेंटेड इन अनदर फॉर्म। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के लिए जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के लिए जनरली रिक्वायर्ड होता है डिजिटाइजेशन ऑफ डाटा, ठीक है, जो अनदर फॉर्म में होते हैं, उस अनदर फॉर्म को एक डिजिटाइजेशन फॉर्म में करना होता है डाटा को, ओके। एंड विच इंक्लूड अ रेंज ऑफ एक्टिविटी इंक्लूडिंग, इसमें कुछ एक्टिविटीज शामिल होती है, जैसे कि राइटिंग अ नोट्स, डिजिटाइजेशन ऑडियो एंड वीडियो, एडिटिंग एंड जनरली गैदरिंग इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, नोट्स को लिखना, ऑडियो और वीडियो को एक तरीके से डिजिटाइजेशन करना, ठीक है, एडिटिंग करना, ये सब चीज़ एक्टिविटीज शामिल होती हैं। इसका पहला पॉइंट देखते हैं, डिजिटाइजेशन ऑफ एनालॉग डाटा। ऑडियो, वीडियो एंड इमेजेस आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन एनालॉग फॉर्मेट।
ऑडियो, वीडियो और इमेजेस अक्सर एक तरीके से देखा जाता है कि एनालॉग फॉर्मेट में होते हैं। टू बी यूज इन मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले दे मस्ट बी फर्स्ट बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल, इसको डिजिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं। एन एडीसी और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज द टूल यूज इन दिस प्रोसेस। कहने का मतलब कि एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ेगा, वो कौन सा टूल है, वो एक तरीके से हम कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर टूल से कन्वर्ट करेंगे हम। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डिजिटल टेक्स्ट एंड नंबर्स फॉर यूज इन अ कंप्यूटर में इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, डाटा नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी सिस्टम। डाटा को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। दिस हैज़ बीन अचीव फॉर लेटर्स, नंबर्स एंड अदर कैरेक्टर्स बाय द डेवलपमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ द कोडिंग मैथड। जितने भी लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं या कोई कैरेक्टर होता है, उसको किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ कोडिंग मेथड्स को डेवलप किया गया है। ओके, वन कॉमन कोडिंग सिस्टम इज नोन एज ASCII, which stand for American Standard Code for Information Interchange. ASCII is a 7-bit code that represent 128 letters, numbers and punctuation symbols as 7-bit binary system. सबसे कॉमन कोडिंग सिस्टम होता है ASCII, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये 7 बिट का कोड होता है जिसमें 128 लेटर्स, नंबर्स और पंक्चुएशन सिंबल होते हैं, ठीक है, एज अ 7-bit बाइनरी सिस्टम। ओके, द 8th bit in the byte is used as a error checking partly bit। कहने का मतलब है जो 8th bit होता है वो हमारा एरर चेकिंग के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिजिटाइजेशन ऑफ ग्राफिक्स। डिजिटाइजेशन ऑफ ग्राफिक्स रेफर टू द प्रोसेस ऑफ पुटिंग इमेजेस इनटू अ फॉर्मेट that computer can read and store। डिजिटाइजेशन ऑफ ग्राफिक्स का मतलब है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें इमेजेस को एक फॉर्मेट में रखा जा सके जिससे कंप्यूटर वो रीड कर सकता है और स्टोर कर सकता है। इस फॉर्मेट में रखना इमेजेस को कि जिससे वो रीड कर सके और उसे स्टोर करा जा सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिजिटाइजेशन ऑफ ऑडियो। Sound and other analog data is generally represented as transversive wave and can be converted into digital by the process called sampling। जो भी साउंड होते हैं या अदर एनालॉग डाटा होते हैं जनरली उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रांसवर्सिव वेव्स के अंदर और एक तरीके से उसे कन्वर्ट किया जाता है डिजिटली फॉर्म में, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। द टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस सैम्पलिंग, जो दो इम्पॉर्टेंट पहलू होते हैं सैम्पलिंग के, कौन कौन से होते हैं, सैम्पलिंग साइज और सैम्पलिंग रेट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्टोरी बोर्ड फॉर मल्टीमीडिया सिस्टम। अभी क्या होता है इसकी डिटेल देखते हैं। अ स्टोरी बोर्ड इज एन इलस्ट्रेटेड सीन बाय सीन लेआउट ऑफ द मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। स्टोरी बोर्ड क्या होता है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का एक लेआउट होता है, एक इलस्ट्रेटेड सीन बाय सीन का लेआउट होता है। ओके, आगे देखते हैं। इट जनरली इंक्लूड, इसके अंदर शामिल होते हैं टेक्स्ट नोट, स्केचेस ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट नोट और जो स्केचेस होते हैं वो शामिल होते हैं। आगे देखते हैं। द कॉम्पोनेंट ऑफ मैनी मल्टीमीडिया प्रोडक्शन be they text, hypertext, sound, video or graphics have to be combined in such a way that its result is blind product in which each element support all others। कहने का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि मल्टीमीडिया इन सबका ग्रुप होता है। कहने का मतलब कॉम्पोनेंट इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, साउंड, वीडियो, ग्राफिक्स, इन सब से मिलकर बनता है। ओके, इसका कॉम्बिनेशन होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी बोर्ड्स एज लिस्टेड बिलो हेल्प अचीव्ड दिस। कहने का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरी बोर्ड्स होते हैं, वो हम आगे की पार्ट्स में देखने वाले हैं। पहला पार्ट आता है लीनियर सीक्वेंशियल मूवमेंट थ्रू प्रोजेक्ट। इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। लीनियर स्टोरी बोर्ड में एक ऐसा प्रोग्रेसेस होता है जो एक के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक होता है। कहने का मतलब एक सीक्वेंस वाइज में होता है, एक लीनियर में होता है। एक टॉपिक खत्म होगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर नेक्स्ट टॉपिक, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो वन टॉपिक आफ्टर द नेक्स्ट, ओके, एक लीनियर में होगा।
जो हम पढ़ रहे हैं ना, एक तरीके से ये लेआउट है, इस लेआउट में होता है ये। ओके, नेक्स्ट हमारा टाइप आता है हायरार्किकल टॉप बॉटम अप्रोच विच प्रोवाइड यूजर विथ मल्टीपल चॉइसेस एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट। हायरार्किकल टॉप डाउन अप्रोच होता है, यूजर को प्रोवाइड करता है मल्टीपल चॉइस, ठीक है, हर एक स्टेज पर, हर एक प्रोजेक्ट में हर एक स्टेज पर उसे मल्टीपल चॉइस होते हैं। मान लो उसे लेवल 3 पे जाना है, तो लेवल 3 पे जाने के लिए सबसे पहले उसको लेवल 2 पे जाना पड़ेगा। वो उसके ऊपर चॉइस है, वो किसी भी लेवल पे जा सकता है डायरेक्टली, ठीक है। लीनियर में क्या था, लीनियर में ये था पहले 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 4th टॉपिक पे जाएगा, एक लीनियर वाइज जाएगा। लेकिन हायरार्किकल में क्या होता है, किसी पे भी जा सकता है, लेकिन उससे पहले उसको हायर पे जाना पड़ेगा। ओके, हायरार्किकल स्टोरी बोर्ड के अंदर हमें एक लेयर तक पहुंचने के लिए, मान लो मुझे लेवल 3 पे पहुंचना है, तो लेवल 3 से पर पहुंचने के लिए उसके हायर लेवल पे सबसे पहले फर्स्ट जाना पड़ेगा, तभी आप लेवल 3 पे आ सकते हो। लेवल 2 पे जाओगे तब लेवल 3 पे आओगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है नॉन लीनियर। द यूजर कैन चूज द पाथ ऑफ नेविगेशन थ्रू द प्रोजेक्ट विदाउट सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शन। बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के वो किसी भी उस पर जा सकता है, कोई भी पाथ को चूज कर सकता है। देयर इज नो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इनहेरिटेंट इन द डिज़ाइन। इस डिज़ाइन में कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, किसी भी उस पाथ में जा सकता है वो। ओके, लीनियर में था एक सीक्वेंस में जाएगा, हायरार्किकल में हायर लेवल पे जाना होगा। आपको डायग्राम मैंने दिखाया था किस तरीके का डायग्राम होता है, किस तरीके का डिज़ाइन होता है। बट नॉन लीनियर के केस में ऐसा नहीं है, वो किसी में भी जा सकता है। जैसे कि आप नॉन लीनियर स्टोरी बोर्ड का फॉर्मेट देख सकते हैं, कोई भी टॉपिक किसी भी पाथ पे जा सकता है। टॉपिक 1 से मैं टॉपिक 3 पे डायरेक्टली जा सकती हूँ, टॉपिक 2 से टॉपिक 4 पे जा सकती हूँ, 4 से डायरेक्ट 3 पे जा सकती हूँ, तो कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं है। ओके, फोर्थ हमारा टाइप आता है कंपोजिट। एस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द प्रीवियस 3 टाइप्स इज इनकॉर्पोरेटेड। कंपोजिट के अंदर तीनों का टाइप होता है, तीनों की खूबियाँ होती हैं, तीनों मिलकर बनते हैं, आप ये मान लो। जैसे कि आप इसका डायग्राम देख सकते हो, फॉर्मेट देख सकते हो। आप चाहो तो टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 एक तरीके से एक सीक्वेंस लीनियर में जाओ, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हो, एक हायरार्की फॉर्म में जाओ, टॉप से बॉटम की तरफ जाओ, ठीक है। इस तरीके से मान सकते हो उसके हायर लेवल पे जाने के लिए, या तो आप कोई भी पाथ चूज कर सकते हो। तो तीनों का मैशअप है ये। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रोसेसिंग इन मल्टीमीडिया सिस्टम्स। अभी क्या होता है वो देखते हैं। प्रोसेसिंग इन्वॉल्व द मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा। प्रोसेसिंग के अंदर क्या शामिल होता है, डाटा को मॉडिफिकेशन करना, ठीक है, इन सम वे दैट मेक्स इट मोर यूजेबल। इस तरीके से मॉडिफिकेशन करना डाटा को कि और यूजफुल हो सके, ठीक है, और हम अच्छी तरीके से उसे इस्तेमाल कर सके। ओके, प्रोसेसिंग इन मल्टीमीडिया सिस्टम विल इंक्लूड एडिटिंग एंड कंप्रेशन। प्रोसेसिंग एक तरीके से मल्टीमीडिया सिस्टम में प्रोसेसिंग के अंदर क्या शामिल होता है, एडिटिंग कर सकते हैं और कंप्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसेसिंग इंक्लूड, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर शामिल हैं इमेज प्रोसेसिंग और एनिमेशन प्रोसेसिंग। अभी क्या होता है वो देखते हैं। इमेज प्रोसेसिंग इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ वीडियो वर्क दैट डिमांड प्रोसेसिंग पावर। इमेज प्रोसेसिंग एक दूसरा पहलू होता है वीडियो वर्क का जो डिमांड करता है प्रोसेसिंग पावर को, ठीक है। हमें ये जानना ज़रूरी है, 2 टाइप्स के और होते हैं जो हमें जानना ज़रूरी होते हैं, ठीक है, जिसमें आता है मॉर्फिंग और आता है वेपरिंग। अब आता है हमारा नेक्स्ट एनिमेशन प्रोसेसिंग। वाइल ऑल एनिमेशन इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इमेजेस। एक तरीके से हम कह सकते हैं जितने भी एनिमेशन होते हैं उसके अंदर क्या शामिल होते हैं, सीरीज ऑफ पिक्चर्स होते हैं। ओके, देयर आर सेवरल टेक्निक दैट मे यूज फॉर। काफ़ी सारे टेक्निक्स होते हैं एनिमेशंस में इस्तेमाल होते हैं, उनमें से कुछ इंक्लूड हैं बताते। पहला आता है सेल बेस्ड एनिमेशन, फिर आता है पाथ बेस्ड एनिमेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग इन मल्टीमीडिया सिस्टम्स। कहने का मतलब किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, किस फॉर्मेट में हम उसे रिट्राइव कर सकते हैं, ले सकते हैं मल्टीमीडिया सिस्टम में, वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। द डिफरेंट मोड्स एंड देयर फॉर्मेट्स आर एज फॉलो। कहने का मतलब वीडियो, इमेजेस किस फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है, और भी काफ़ी सारे हैं, किस फॉर्मेट में होते हैं, कौन कौन से फॉर्मेट में होते हैं उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो कि AVI फॉर्मेट में होता है, MPEG फॉर्मेट में होता है, क्विक टाइम एप्पल डिजिटल फॉर्मेट में होता है, जो कि PC में भी अवेलेबल होता है। अगर मैं बात करूँ इमेज की, तो इमेज कौन कौन से फॉर्मेट में होता है, JPG फॉर्मेट में होता है, EPS फॉर्मेट में होता है, PICT फॉर्मेट में होता है, ओके, TIFF फॉर्मेट में होता है,
BMP फॉर्मेट में होता है, GIF फॉर्मेट में होता है। ओके, अगर मैं टेक्स्ट और नंबर्स की फॉर्मेट की बात करूँ तो टेक्स्ट ASCII टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, डॉक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में होता है, PDF फॉर्मेट में होता है, HTML फॉर्मेट में होता है, RTF फॉर्मेट में होता है। ओके, अगर हम ऑडियो की बात करें तो वेव फॉर्मेट में होता है, MIDI फॉर्मेट में होता है, MP3 फॉर्मेट में होता है। ये कुछ फॉर्मेट्स थे जिसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं मल्टीमीडिया सिस्टम्स को और उसे रिट्राइव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इश्यूज रिलेटेड टू मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज क्रिएट होते हैं जब भी मल्टीमीडिया बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है, तो कौन कौन से इश्यूज क्रिएट होते हैं उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट इश्यूज टू बी कंसिडर्ड वाइल डेवलपिंग द मल्टीमीडिया सिस्टम। कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जब भी मल्टीमीडिया सिस्टम को क्रिएट किया जाता है तो वो हम देखने वाले हैं। पहला आता है कॉपीराइट एंड मल्टीमीडिया सिस्टम। अंडर द कॉपीराइट एक्ट इट इज़ इलीगल टू रिप्रोड्यूस अ लिटरेरी वर्क। कॉपीराइट एक्ट के थ्रू ये इलीगल है किसी भी लिटरेरी वर्क को रिप्रोड्यूस करना, ठीक है, दोबारा से बनाना, रिप्रोड्यूस करना, और टू मेक अडेप्शंस ऑफ दैट वर्क विदाउट द परमिशन। बिना परमिशन के उसे अडेप्ट करना, उसे यूज़ करना हम कह सकते हैं ऑफ द ऑथर। ऑथर के बिना परमिशन के हम इसे इस्तेमाल करते हैं, उसे क्रिएट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो इलीगल कहलाएगा। ठीक है, लिटरेरी वर्क इंक्लूड सॉफ्टवेयर। उस लिटरेरी वर्क में सॉफ्टवेयर भी शामिल होता है। द ऑथर और द प्रोड्यूसर हैज़ द राइट टू एक्सपेक्ट पेमेंट फॉर देयर वर्क। कहने का मतलब है कि जो ऑथर है और जो प्रोड्यूसर है उसका अधिकार है कि वो पेमेंट ले सकता है, जो भी उसने जो भी चीज़ बनाया है उसके पेमेंट ले सकता है। वो एक तरीके से हम कह सकते हैं अपने वर्क का, अपने काम का पेमेंट ले सकता है। टाइम एंड एफर्ट आर वर्थ मनी। ओके, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कंप्यूटर प्रोग्राम से एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है बिकॉज, क्योंकि दे आर रिलेटिवली ईजी टू कॉपी एंड मॉडिफाई। क्योंकि इसे कॉपी करना बहुत ईजी है, मॉडिफाई करना बहुत बहुत ईजी है, हम कह सकते हैं। दिस बिकेम एन एथिकल इशू फॉर यूजर्स हु हैव द टेक्नोलॉजी टू ब्रेक कॉपीराइट एंड अवॉइड डिटेक्शन। थर्ड पॉइंट, इफ अ मल्टीमीडिया डेवलपर डज नॉट acknowledge where images and sound files come from, then they are breaking copyright। अगर मल्टीमीडिया डेवलपर कोई भी चीज़ इमेजेस ले रहा है या साउंड ले रहा है या फाइल ले रहा, कुछ भी ले रहा है, अगर उसको एक्नॉलेज नहीं करता है, उसको बताता नहीं है कि कहाँ से लिया है, एक्नॉलेज नहीं करता है, तो वो कॉपीराइट को ब्रेक कर रहा होता है। शेयरवेयर अलाउ अ यूज़र टू ट्राई द सॉफ्टवेयर बिफोर बाइंग। शेयरवेयर एक ऐसा होता है, यूज़र खरीदने से पहले उसे एक तरीके से हम कह सकते हैं ट्रायल पैक यूज़ कर सकता है, उसे इस्तेमाल करके देख सकता है कि हाँ ठीक है, नहीं है, इस्तेमाल कर सकता है। ओके, ऐसा सॉफ्टवेयर है ये। बट शेयरवेयर इज़ नॉट फ्रीवेयर। ये हमेशा के लिए फ्री नहीं होता है, हम कह सकते हैं। ठीक है, एंड इफ़ यू कंटिन्यू टू यूज़ द सॉफ्टवेयर आफ्टर द अलाउएबल ट्रायल पीरियड, मतलब ट्रायल पीरियड के बाद भी आप उसे इस्तेमाल करते हो, ठीक है, इज़ ओवर, ट्रायल पीरियड अगर उसका ख़त्म हो चुका है फिर भी आप उसे इस्तेमाल करते हो, ठीक है, देन यू आर ब्रेकिंग कॉपीराइट। तब आप कॉपीराइट को तोड़ रहे हो, ब्रेक कर रहे हो उसको। तो ये कुछ कॉपीराइट एंड मल्टीमीडिया सिस्टम्स के पॉइंट्स थे, कुछ इश्यूज थे। नेक्स्ट आता है हमारा एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ द इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया सिस्टम। सही तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल करना और मल्टीमीडिया सिस्टम का इस्तेमाल करना। ओके, देन हमारा पॉइंट आता है मर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड मल्टीमीडिया सिस्टम्स। अब ये क्या होता है उसको ध्यान से देखते हैं। द लाइन्स डिवाइडिंग कंप्यूटर, टेलीफोन्स, रेडियो, टेलीविजन, वॉइस एंड डाटा आर ब्लरिंग। दिस मर्जिंग ऑफ content is called digital convergence, which is where content can be stored as a digital file rather than the more traditional analog form। इसका कहने का मतलब ये है कि सभी चीज़ को मर्ज करके, सभी टेक्नोलॉजी को मर्ज करके डिजिटल फॉर्म में रखा गया है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इशू आता है डाटा इंटीग्रिटी। अभी क्या होता है उसको हम डिटेल में देखते हैं। डाटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डाटा इज एक्यूरेट, कंसिस्टेंट एंड अप टू डेटनेस। कहने का मतलब है कि डाटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डाटा हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और अप टू डेट होना चाहिए। एज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इंक्रीजेज, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, इंटरनेट के ऊपर इंक्रीज होता जा रहा है, द इशू ऑफ डाटा इंटीग्रिटी बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट।
वैसे ही डाटा इंटीग्रिटी का जो इशू है वो भी इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। मल्टीमीडिया सिस्टम यूज्ड बाय एजुकेशनल institute must use a data source that has integrity. The reliability of materials is not always easy to establish. There are always there are many unreliable sources of information on the web. एक तरीके से हम कह सकते हैं मटेरियल में रिलायबिलिटी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इस्टेब्लिश कर पाएंगे, रिलायबल ही इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है अनरिलायबल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन भी वेब पे अवेलेबल होते हैं। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ओनली रिलायबल सोर्स बी कोटेड एंड यूज फॉर रिसर्च। ये बहुत ज़रूरी है कि रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही होना चाहिए, कोट होना चाहिए। ठीक है, और रिसर्च में वही इस्तेमाल हो, रिलायबल ही इंफॉर्मेशन इस्तेमाल हो। आगे देखते हैं। द पब्लिशर्स ऑफ द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका could choose to use the data from questionable sources but do not, instead preferring to spend the necessary time on research to ensure the integrity of their product. It is important that those researching material on the web sources that all source data is cross-referenced to be ensure its accuracy. इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि डाटा हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और अप टू डेट होना चाहिए। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डाटा की इंटीग्रिटी का इशू बढ़ता जा रहा है कि मतलब कि अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन भी पुट कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही इंटरनेट पे अवेलेबल हो। ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन भी, अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन भी पुट होती है उसमें। रिलायबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसे वो रिसर्च में इस्तेमाल कर सके, बट ये नहीं होता है। ठीक है, तो यही सब आपको बता रखा है कि इन्फॉर्मेशन वेब पे वही होना चाहिए, उसको क्रॉस चेक करना चाहिए, एक बार देखना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। यही इसी का मतलब है डाटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है करियर पाथ मल्टीमीडिया। अब ये क्या होता है वो देखते हैं। इस टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि हमारे कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है मल्टीमीडिया में, क्या पाथ है वो देखने वाले हैं अच्छे से। पहला आता है बिजनेस। बिजनेस के लिए हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, गेमिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कर सकते हैं इस्तेमाल। ठीक है, इसमें अपना करियर बना सकते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए बना सकते हैं अपना करियर। ओके, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए अपना करियर बना सकते हैं। लेजर के लिए अपना करियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है मल्टीमीडिया के अंदर। तो ये कुछ आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ दी थी कुछ पाथ से मल्टीमीडिया के, तो इसमें हम कर सकते हैं। आई होप सो आपको मल्टीमीडिया का पूरा चैप्टर समझ में आया हो, और जो भी अगर डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।